सो हेलो। So hello. So हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलो, वेरी गुड। ओके, ज्वाइन कर लो बेटा फटाफट। फिर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपना। हम्म, सबको ज्वाइन करने दे फटाफट पहले। Yes, बेटा एक बार सभी ज्वाइन कर लो, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं अभी क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बार सभी ज्वाइन कर लो। लिया है, ठीक है। तो सभी ने ज्वाइन कर लिया आई गेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया ऑलमोस्ट। तो क्या कर रहे थे हम लोग बेसिकली अभी तक? तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? हाइड्रोकार्बन ही चल रहा है हम लोगों का चैप्टर। तो उसमें हम लोगों ने एल्केन एल्कीन ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो सभी लोग, बाकी भी जो भी हो जल्दी ज्वाइन करो। तो एल्केन एल्कीन को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को करना है हम लोगों को एल्काइन, और एल्काइन के बाद हम सीधा अपना एरोमेटिक कंपाउंड को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा स्टेप रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की, कि कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं जो हम एल्काइन में बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। कि कितने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसको हम एल्काइन में यूज करेंगे। तो उसमें से कुछ देखो, एल्केन एल्कीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्काइन थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत कम ही है, लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है जितना कि हम लोगों ने उसके केस में पढ़ा था, इन केस ऑफ एल्केन एंड एल्काइन, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला तो है बेटा कैल्शियम कार्बाइड, कि कैल्शियम कार्बाइड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कि कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो क्या है बेटा, कि कैल्शियम कार्बाइड ये रहा, दैट इज CaC2। तो जैसे ही आप CaC2 को, क्लियर है, जैसे ही आप CaC2 को किसके साथ ट्रीट करेंगे, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करते हो, किसको, कैल्शियम कार्बाइड को, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन। तो हमारा फोकस ये है बेटा, इथाइन प्रिपेयर करना। तो हम लोग इस तरीके से इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड HC, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन बनाने का, एसेटाइलिन बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर हो गया होगा ये मेथड, ठीक है। सबको समझ आया है मेथड, कोई हो जिसको डाउट हो नहीं। दूसरा देखो बेटा क्या है, तो दूसरा जो मेथड है हमारा ना, उस मेथड को हमने क्या बोला है, दैट इज कार्बन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। इसमें हमें कार्बन लेना है, उसको किसके साथ ट्रीट करना है, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। अराउंड देखो कितना टेम्परेचर लिखा है मैंने, मैंने लिखा है 3000 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो जैसे इसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये चीज आप लोगों को सभी को अच्छे से याद रखनी है, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो दो मेथड हम लोगों ने बेटा यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर होगा ये दो मेथड, कि कौन कौन से ये दो मेथड है जो हमने यहाँ पे किए हैं, कवर किए हैं, ठीक है। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना, किसी को ऑडियो प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, तो ये है बेटा हम लोग का पूरा कहानी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है CH3, ठीक है, कि CH3 के साथ कैसे करेंगे, यानी CH3 क्या कहलाता है बेटा, आइडोफॉर्म कहलाता है, कि आप आइडोफॉर्म की हेल्प से कैसे प्रिपेयर करोगे। तो ये रहा अपना आइडोफॉर्म, जैसे इस आइडोफॉर्म को सिल्वर के साथ ट्रीट करते हो, तो हम लोगों को एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ दिखता है, मिलता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड हो गए, पहला कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू हो गया, दूसरा हमारा कार्बन हाइड्रोजन के थ्रू हो गया, और तीसरा क्या हो गया, कि जब हमने आइडोफॉर्म को ट्रीट किया सिल्वर के साथ, तो हम लोग का ये तीसरा मेथड है एल्काइन का प्रोडक्शन का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बाय द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम फ्यूरामेरेट और भी से पोटेशियम मैलेट, यानी ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से भी हम इसको बनाते हैं एल्काइन को, कैसे, तो हम यहाँ पे लेते हैं बेटा पोटेशियम मैलेट ले लेते हैं, या फिर पोटेशियम फ्लोमेट, कुछ भी ले लो आप। तो ये रहा हम लोगों का वो कंपाउंड, और जैसे ही इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करने पे तो हम लोगों को क्या मिलता है, एल्काइन, और साथ ही साथ हम लोग को बाई प्रोडक्ट में CO2, AOH और हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट मेथड है हम लोग का बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी हमें किसी चीज को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है, ठीक है, जब भी हमें किसी चीज को बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाना होता है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड को यूज करते हैं। तो ये हम लोगों का एक इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन का, क्या प्रिपरेशन करने का बेटा, एल्काइन बनाने का, ठीक है। तो इसमें करते क्या है बेसिकली, तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं मीथेन का, यानी सबसे पहले हम लेंगे मीथेन, ये रहा अपना CH4, और इस मीथेन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब O2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे ही इस मीथेन का हम O2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे एट 1500 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, ये हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज एल्काइन, ठीक है। तो ये एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। सेकेंड सेम टू सेम बेटा, अगर हम इसी मीथेन का इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में करें, तो भी हम लोग को एल्काइन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइन के, जिससे हम लोग एल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अच्छे से कवर करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में। फर्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि किस तरीके से हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी ना एल्कीन में भी पढ़ी थी, जिसको मैं बोल रहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन, तो क्या मिल रहा था, एल्केन। उसी तरीके से अगर एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो याद रखो, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन, तो हाइड्रोजन ऐड करके हम लोग ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, सब क्लियर है यहाँ तक। चलो वेरी गुड। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है,
तो ये रहा हम लोगों का एल्काइन, दैट इज इसको कॉमनली एसिटाइलाइन भी बोलते हैं, इथाइन बोल लो। तो जैसे इस इथाइन में H2 को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम किसकी तरह काम कर रहे हैं बेटा? तो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कार्य कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। तो निकल, प्लेटेनियम और पैलेडियम, तो हम लोगों को क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। और इसमें अगर फर्दर H2 का एडिशन और कर दो तो एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। यानी एल्काइन, ये रहा एल्काइन, दिस इज एल्काइन। एल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड किया तो क्या मिला? एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, और फिर इस एल्कीन से हम लोगों को एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? एल्कीन। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना। यानी एल्काइन, एल्काइन से मिला एल्कीन, और एल्कीन में और हाइड्रोजन ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? एल्केन देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज बिल्कुल भूलना नहीं है। वो क्या है कि अगर आप टू ब्यूटाइन को, ठीक है, ध्यान से समझना, टू ब्यूटाइन को हमारे पास है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, अगर आप इसको ट्रीट करते हो H2 और लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो हमेशा सिस ब्यूट टू इन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिस ब्यूट टू इन। और अगर आप इसको ट्रीट करोगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमेशा ट्रांस ब्यूट टू इन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है पेपर में। अभी लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लोग को ट्रांसब्यूट टू इन कब मिलेगा, व्हेन वी आर यूजिंग विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट। उसमें ऑप्शन थे बहुत सारे, H2 निकल प्लेटेनियम था, Na लिक्विड अमोनिया था, H2 लिंडलार कैटलिस्ट था। तो बेटा याद रखना है, अगर आपको सिस ब्यूट टू इन चाहिए, क्या चाहिए? सिस ब्यूट टू इन, तो हमेशा आपको क्या लेना है? उसके लिए, उसके लिए आपको लेना है H2, या फिर उसका कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। तो H2 होता है यहाँ पे PdSO4, क्विनिलॉन होता है पूरा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो याद रख लेना है आपको, यहाँ लिंडलार कैटलिस्ट लेना है। और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की बात कब है? तो आपको ट्रांसब्यूटोइन मिलेगा। सिस और ट्रांस तो सबको पता है ना क्या होता है। सिस का मतलब देखो बेटा, दोनों ग्रुप एक साइड है, दिख रहा है? ये दोनों CH3 ग्रुप एक ही साइड है कार्बन पे, तो दैट इज कॉल्ड सिस एल्कीन। और जब ये आमने सामने हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पे ट्रांस ब्यूट टू इन बन गया, ठीक है। तो ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन कब कब बनता है, इस पॉथ को एकदम अच्छे से नोट कर लेना, भूलना नहीं है कि लिंडलार कैटलिस्ट में हमेशा सिस बनेगा, और अगर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लोगे तो हमेशा ट्रांसब्यूट टू इन बनेगा। ठीक है, ये चीज एक बार बता दो फटाफट बेटा, कंफर्म, क्लियर कर दो। डन। चलो, नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ये रहा हम लोगों का एल्काइन, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्काइन है। इसमें जैसे ही हम लोगों ने हैलोजन एसिड को ऐड किया, मतलब HCl ले लो, HBr ले लो, इनको ही ऐड करना है। तो जैसे ही आप इसमें हैलोजन एसिड को ऐड करते हो, HCl HBr, तो क्या फॉर्मेशन होता है? विनाइल क्लोराइड का। आपको पता है ना विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? देखो, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। तो अब यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो यहाँ पे तो वो कोई तरीका है नहीं कि हमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखना है, वहां पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, मार्कोनिक रूल लगाना है। वो तो वहां करते हैं जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का केस होता। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई भी चीज है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल एक जगह Cl लगाओगे, एक जगह H लगाओगे, तो क्या बन गया आपका? ये विनाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। जब भी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा होता है, तो दैट इज कॉल्ड विनाइल कार्बन, तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसी की बात कर रहे थे कल हम लोग, PVC पाइप में, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो, ये जो विनाइल क्लोराइड है, इसमें फर्दर अगर आप एक और HCl ऐड कर दो, तो अब क्या होगा भाई बताओ? ये Cl कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल? बता दो फटाफट, कहाँ जाएगा ये Cl? ये Cl चला जाएगा इस वाले पे, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो ये क्या बन गया? देखो, हमारे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसमें मैंने फिर से HCl ऐड कर दिया, तब तो ये मार्कोनिक रूल जैसा ही हो गया ना।
तो मार्कोनिक्स रूल क्या कहता था कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, गोज टू दोस कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे वाले पे क्या है, दो दो हाइड्रोजन है। तो ये Cl यहाँ लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, CH3CH, और यहाँ पे दो Cl लग गए, एक Cl और एक Cl। ठीक है, तो दो Cl यहाँ पे लग गए। तो ये फॉर्मेशन हो गया, दैट इज इथाइलिन डाई, इथाइल डाईइन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो इथाइल डाईइन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको, कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये हो गया बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हम लोग का एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस क्या है कहानी भाई, एडिशन ऑफ हैलोजेंस में उसको जरा ध्यान से देखो। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आप सिर्फ हैलोजन ऐड करते हैं। देखो हैलोजन और हैलोजन हैलाइड में फर्क है ना। हैलोजन हैलाइड का मतलब, हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड। और सिर्फ हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, ये सब हमारे हैलोजन कहलाते हैं। तो हैलोजन का एडिशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एडिशन हुआ है, बी आर दोनों ऐड हो गए हैं। तो कैसे हुए हैं देखो, ये Br2 है, तो Br2 एक इस वाले कार्बन पे गया, एक इस वाले कार्बन पे गया, तो Br बन गया। ये अगेन अगर Br2 का एडिशन करोगे तो ये बन गया, है ना। तो ये याद रखना, अगर आप लोगों ने एल्कीन की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा है ना, तो एल्कीन की प्रॉपर्टी ही एल्काइन भी लगभग शो कर रहा है, बस इसमें वही चीज दो दो बार करनी पड़ रही है ना। कि अगर फर्दर एक बार और Br2 के साथ कर दो तो एल्कीन शो करने लग जाता था वही रिएक्शन। तो ऑलमोस्ट रिएक्शन सेम है, अगर आपको एक बार याद है तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्काइन का, एडिशन ऑफ वाटर, कि किस तरीके से वाटर का इसमें एडिशन होता है। तो मान लो हमारे पास ये कोई एल्काइन है, ठीक है, अगेन हमारे पास कोई इथाइन ले रखा है हमने, मैं इसमें वाटर का एडिशन करा रहा हूँ, वाटर का एडिशन करा रहा हूँ, कितना परसेंट है, तो 40% H2SO4 और HgSO4, याद रख लेना। इस पूरे सोल्यूशन में 40% तो H2SO4 है, बाकी क्या है, मर्क्यूरी सल्फेट है, HgSO4। जैसे ही एडिशन कराते हैं, तो यहाँ भी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल ही होता है। यानी H2O है तो H2O को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, OH नेगेटिव और H प्लस, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, OH नेगेटिव और H प्लस, है ना। अब अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल बताओ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल दिस नेगेटिव पार्ट गोज टू विच कार्बन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ तो सिमेट्रिकल कार्बन है, तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है, आप कहीं भी लगा दो, है ना। चाहे आप इस कार्बन पे लगाओ, चाहे आप इस कार्बन पे लगाओ, यू आर फ्री। जब भी ऐसा सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो यू आर फ्री, कहीं भी आप लगा सकते हो। लेकिन ऐसा केस हो जाता जहाँ पे असिमेट्रिकल एल्कीन होता, असिमेट्रिकल एल्काइन होता, जहाँ पे आपको देखना होता कि डबल बॉन्ड पे कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, वहां लगाना होता। जैसे यहाँ देखो बेटा, अब इस वाले को मैं देखूं अगर ध्यान से, तो यहाँ तो मैंने मान लो OH यहाँ लगा दिया। अब अगर इसका मैं फर्दर एक बार और एडिशन कराता, ठीक है, एक बार और एडिशन कराना हो, या एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 1 है मेरा, ठीक है, या ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने कहीं भी लगा दिया है, तुम भी कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, उस पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप कोई से भी कार्बन पे लगा दो। यहाँ ये कहानी चेंज होगी। मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच, तो यहाँ पे कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो OH कहाँ लगेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स रूल, ये OH नेगेटिव और H प्लस हो गया अगेन। तो ये OH आएगा उस कार्बन के पास विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली ये OH यहाँ लगेगा, तो ये OH बन गया। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एसीटोन का। ठीक है, यहाँ पे इनका आइसोमेरिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, आइसोमेरिज्म, याद रखना। तो यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो आइसोमेरिज्म होने के चलते, ठीक है, आइसोमेरिज्म होने के चलते ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसीटोन का। यानी सीखने वाली चीज क्या है यहाँ पे, ये बताओ। तो सीखने वाली चीज ये है बेटा, कि जब भी आप सिमेट्रिकल एल्काइन लोगे, ध्यान से सुनना, जब भी आप सिमेट्रिकल एल्काइन लोगे, तो हमेशा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप इथाइन लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और इथाइन के अलावा अगर कुछ भी लेते हो, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कुछ भी अलग लेते हो, तो उस केस में आपको एसीटोन मतलब कीटोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये चीज हम लोग उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 12th में भी है ये सब।
ठीक है, कि एल्डिहाइड, और अगर हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना हो तो ये वन ऑफ द वेरी गुड मेथड है। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, मर्करी सल्फेट। क्लियर है ये चीज? बस ये याद रख लेना कि अगर इथाइन लिया है आपने तो क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। और अगर आप यहाँ पे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन के अलावा कुछ भी लेते तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कीटोन। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा एल्काइन का भी जितना केमिकल प्रॉपर्टीज था वो पूरा खत्म हुआ। अब यहाँ से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने जा रहा है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है, इवन इन क्लास 12 या फिर अभी के लिए भी थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगाना है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम लोग इसको बड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स, होते क्या हैं, क्यों इनका नाम एरोमेटिक रखा गया, कैसे इनकी स्टेबिलिटी होती है, कौन कौन से ग्रुप लगने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, किस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहते हैं। इन सभी चीजों को कवर करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, सो बेटा नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन का मतलब तो आप सबको पता है, स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि भाई किस तरीके से आपने कार्बन हाइड्रोजन को मिला मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया है। अब ये एरोमेटिक क्या है, इससे पहले जो भी हमने अभी तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा, उन सबको हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या डिफरेंस है, तो एक तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक नेचर होंगे। उसके बाद भी इनमें बहुत सारी चीजें हैं, जो रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी है, ये सारी फैक्टर्स आएंगे पिक्चर में। तो अभी के लिए तो इतना समझो कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हर साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं होता, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा बहुत ये याद रख लो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशलाइज्ड साइक्लिक कंपाउंड विच आर नोन फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक स्मेल। तो इनकी जितनी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती हैं, इनकी एक अलग ही स्मेल होती है, कि यूनिक स्मेल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमा। क्या बोलते हैं बेटा, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो इनका एरोमेटिक कंपाउंड बोलने का मतलब ये, इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए ही पड़ा क्योंकि ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्मेल सबसे यूनिक होती है, एरोमा, इनकी एक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स, इस ग्रुप को हम लोग एरीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। ऑल थ्रू द नेम एरोमेटिक वॉज गिवन फॉर देयर प्लेजेंट ऑर्डर, but today it is used for the class of compound having a characteristic stability despite containing the double bond, है ना। यानी स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी हुई थी तो एरोमेटिक नेम तो इसीलिए दिया गया था भाई, इसकी खुशबू के लिए, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस के लिए। बट आजकल इनका योग बहुत सारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, बहुत अलग अलग न्यू कंपाउंड्स बनाने के लिए इन सबका यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी, कैसे आप डिफाइन करोगे कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मतलब हाउ विल यू डिफाइन द एरोमेटिसिटी ऑफ द एनी कंपाउंड, ठीक है। किस तरीके से आप किसी की एरोमेटिसिटी को बताओगे, तो यही आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से आप एरोमेटिसिटी को डिफाइन करोगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, a compound can be considered, ठीक है, a compound can be considered as aromatic if it follow following three condition। यानी अगर कोई भी कंपाउंड इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है, कोई भी कंपाउंड इन तीन कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये डेफिनेटली एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब वो कौन कौन सी तीन कंडीशन है, तो पहली कंडीशन, इट मस्ट बी अ साइक्लिक एंड प्लेनर। तो ये मस्ट है कि ये साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट हैव द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड। मैं समझा भी देता हूं पहले कि मस्ट बी अ साइक्लिक एंड प्लेनर, इसका मतलब क्या है बेटा, साइक्लिक और प्लेनर का मतलब ये है, जैसे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे पता लग रहा है, देखो, तो पहली चीज तो ये साइक्लिक है, सबको दिख रहा है, क्लोज्ड है, तो जब भी कार्बन क्लोज रिंग में बनते हैं इसी को साइक्लिक बोलते हैं। दूसरा, ये प्लेनर क्यों है बेटा, आप यहाँ पे कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, निकाल के देख लो, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन टू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेनर। क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो ये sp2 है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज,
इट मस्ट हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो जब इस तरीके का एक सिस्टम होता है कॉन्जुगेटिंग सिस्टम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है डबल बॉन्ड का। यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन बनाते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड का। तो ये भी होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड किसी ने ऐसे दे दिया कि ये ऐसे तो है, लेकिन बस इतना दे दिया बेटा, इतना बस, तो बोलेगा क्या ये एरोमेटिक है? तो नहीं है, क्योंकि ये डबल है, सिंगल है, डबल है, उसके बाद ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, दोनों सिंगल सिंगल हो गए। तो ये सही नहीं है ना? यानी कब होगा ये? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड देखने को मिले, तभी इसको एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है। और दूसरा, इट मस्ट फॉलो द हकल रूल। तो एक हकल साहब थे, उनके रूल को अगर ये फॉलो करता हो, तो हकल ने एक रूल दिया था एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, डिस्कस करेंगे। तो अगर ये उसके रूल को फॉलो करता है तो भी एरोमेटिक कहलाएगा। यानी एरोमेटिक कहलाने के लिए तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें बताओ एक बार? इट मस्ट बी ए साइक्लिक एंड प्लेनर, वो बिल्कुल साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। इट मस्ट हैव द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। एंड इट मस्ट फॉलो द हक्कल रूल, और वो हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, राइट? कि एरोमेटिसिटी, वेन एवर यू हैव टू से कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, तो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये तीन आपको अच्छे से आने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए बिल्कुल। कि इट मस्ट बी ए साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक का मतलब अभी बताया, रिंग होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इट मस्ट हैव द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए डबल बॉन्ड का। एंड इट मस्ट फॉलो द हक्कल रूल, और वो हक्कल रूल को भी फॉलो करे। तो अगर ये सब चीजें होती हैं, तो ही हम उसको बोलेंगे कि ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज हक्कल रूल। ठीक है, तो हक्कल रूल की एक बार बात कर लेते हैं कि ये हक्कल रूल हमारा है क्या। तो बेसिकली बेटा, दिस रूल स्टेट दैट एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये कहता है कि कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, वो मस्ट कंटेन करेगा 4n+2, यानी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, है ना? तो n का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। डन, ये याद रखना है। अब देखो, जैसे इस वाले में ध्यान से, क्या ये एरोमेटिक है? तभी चेक करते हैं। तो इन दिस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पे? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे पता लगता है? जहां भी ये डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है टोटल, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। डन। अब देखो, अब अपना रूल ले आओ, दैट इज 4n+2 इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा बताओ? दिस इज 4n इज इक्वल टू 2 - 2, तो दिस 4n इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 0 आ गया ना इस केस में। तो अगर n 0 है, तो क्या ये एरोमेटिक हो, हक्कल रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल, दस हक्कल रूल इज फॉलोड, क्योंकि हक्कल रूल को वो फॉलो करता है जिसमें n का इंटीजर 0, 1, 2, 3 आए। 1.5, 1.2 ये लोग नहीं है। ठीक है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अब बात करेंगे कि क्या ये एरोमेटिक भी होगा, तो वो कहना अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते हो तुम। लेकिन हाँ, हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो एरोमेटिक हो हक्कल रूल को ही फॉलो करे, या जो हक्कल रूल को फॉलो करे वो एरोमेटिक ही हो। ठीक है, तो ये कहना एकदम कंपलसरी नहीं है। तो इसीलिए हमें वो दोनों चीजें चेक करनी है कि भाई वो हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, तभी हम उसको जाके बोलेंगे कि हाँ, ये हम लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इन दिस। अब इस बेंजीन में बताओ बेटा, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो ये 4n इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 - 2। तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। तो क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल। तो n की वैल्यू जब भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगी, तो हक्कल रूल को फॉलो करेगी। चेक करें एरोमेटिक है कि नहीं। ये देखो, डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन भी फुलफिल है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है, तीसरी और देख लेते हैं कि क्या ये प्लेनर है। तो बिल्कुल प्लेनर है बेटा। मान लो यहाँ पे कोई भी कार्बन है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक और एक दो, कितना कर रहा है? डबल बॉन्ड में कितना होगा? यहाँ पे मान लो जो कार्बन होगा, एक तो हाइड बॉन्ड इधर से ले रहा है, दो दो इधर से ले रहा है, तो एक दो तीन हो गए, एक हाइड्रोजन है इसके पास। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, प्लस जीरो लोन पेयर, तो तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। तो देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आ गई, मतलब ये प्लेनर भी है, ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, और एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है। दैट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट क्या आता है? व्हाट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? तो बेसिकली दोस कंपाउंड विच डू नॉट फॉलो द अबव थ्री रूल्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो थ्री रूल्स थे, है ना? यानी दोस कंपाउंड विच डू नॉट फॉलो द अबव थ्री रूल्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। These compound may be cyclic or may have conjugated system, but they do not follow the Huckel rule। मतलब हो सकता है कि ये साइक्लिक भी हो और वो कंजुगेटेड सिस्टम यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इनको भी फॉलो करते हो, लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो तीनों चीजें देखनी होती है, ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक चीज देखो और उसके हिसाब से आप बोल दो कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अगर एक भी चीज अपोज हो गई तो वो नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक हो जाए। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये है बेटा देखो साइक्लो ऑक्टेटेरीन। ठीक है, ऑक्टेटेरीन है। तो क्या नाम लिखा है इसका, ध्यान से समझो। साइक्लो लगाया है एक तो, कि साइक्लिक है। ऑक्टा मतलब आठ कार्बन है, तो साइक्लो के बाद आ गया है आपका ऑक्टा। और टेट्रा मतलब चार डबल बॉन्ड है, दो तीन और चार, तो टेट्राईन। तो ये इसका नाम है, साइक्लो ऑक्ट टेट्राईन। ठीक है, अब क्या ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है? बिल्कुल है भाई। ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो है। हाउएवर इट डज नॉट फॉलो द हक्कल्स रूल। क्यों भाई? देखते हैं। तो 4n+2 रूल फॉलो नहीं कर रहा है, गिन लेते हैं। तो एक दो तीन चार, चार तो नहीं आठ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4n = 2 8 - 2 = 6। तो n = 6/4, यानी 2 3 2 2 3/2 मतलब 1.5। तो ये तो हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हक्कल रूल्स क्या कहता था कि n की वैल्यू या तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी कहानी होती है बेटा यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी, जिससे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि कौन होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड, कौन होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो यहाँ पे फटाफट जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क फटाफट। ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में किसी को कोई डाउट है समझने में? हम्म, चलो। अब एक आता है, एक तो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, एक हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं भाई? तो कंपाउंड विच आर मोनोसाइक्लिक एंड कंटेन 4n pi इलेक्ट्रॉन्स मच मोर रिएक्टिव देन एक्सपेक्टेड। मतलब इनके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होता है, नॉट 4n+2। तो कंपाउंड विच आर द मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है कि उसमें ये साइक्लिक में से वही लगे होंगे कार्बन कार्बन, ये नहीं कि कार्बन हटा के नाइट्रोजन लग जाए। तो मोनोसाइक्लिक एसिड्स है, मोनोसाइक्लिक है एंड कंटेन 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स are much more reactive than expected. These are even more reactive than their cyclic analogues. ठीक है, and this decreased stability in foreign molecules has been called anti-aromaticity। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटी एरोमेटिसिटी। एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये एनिलीन्स हो गए, ये सब उसी के एग्जाम्पल्स हैं।
अब एनुलीन्स क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे हम लोग. So basically, the name aniline has been proposed to a general name of monocyclic compound having alternating single and double bond and having conjugated system of bonds. ठीक है, यानी नेम एनुलिन किसको दिया गया था बेटा? एक ऐसा नाम प्रपोज किया गया था मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जिनके पास अल्टरनेट सिंगल और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे एंड दे हैविंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ बॉन्ड. देयर रिंग साइज इज इंडिकेटेड विद इन द ब्रैकेट. तो एज द नंबर ऑफ बिफोर एनुलिन हैज, अगर मान लो यहाँ पे 6 एनुलिन है तो यहाँ पे ब्रैकेट में डिफाइन कर देगा, 8 है तो 8 डिफाइन कर देगा. तो उस तरीके से एनुलिन हम लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल. किसी को कुछ भी डाउट पूछना है तो पूछ लो बेटा फटाफट, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको. एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ भी पूछना है अभी तक क्लास में? नो, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो ये था बेटा. तो प्लीज क्लास थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करो बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक क्लास होती है. तो एग्जैक्टली 3 o'clock सभी लोग ज्वाइन कर लिया करो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टाइमली ज्वाइन करना बिकॉज नेक्स्ट वीक क्लास होती है. विच पॉइंट बेटा? एन्युलिन्स, राइट. सो एन्युलिन्स किसको बोलते हैं बेसिकली बेटा? द नेम एन्युलिन हैज बीन प्रपोज्ड एज अ जनरल नेम फॉर द मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का ये नाम रखा गया है हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. जिसके सीधे को ये दिख रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होंगे एंड हैविंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ बॉन्ड. और जो रिंग साइज है, जैसे मान लो ये रिंग साइज कितने का है, इसमें 6 कार्बन है, तो देखो इस रिंग में 6 बोल देंगे बेंजीन या फिर 6 एन्युलीन. उसी तरीके से ये 8 कार्बन का है तो या तो बोल देंगे 8 एन्युलीन या फिर बोल देंगे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन. तो ये एन्युलीन एक बताने का ढंग है कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ नई चीज नहीं है. इसको डिटेल में करेंगे बेटा नेक्स्ट से ना, मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आएंगे, फिर पूरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा डिटेल में. ठीक है, so this is all for today class because we have a class, another class we have. तो इसको ध्यान से कर लेना रिवाइज एक बार, और फिर कल करते हैं इसको.